हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दो चार्ज है, उसको थ्रेड से बांध करके लटका दिया गया। अब सोचो कि अगर चार्जेस को ऐसे थ्रेड से बांध करके लटकाएंगे और दोनों का नेचर सेम होगा तो दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। और इस रिपल्सन के वजह से एक चार्ज जो है वो इधर आ गया और दूसरा चार्ज कहीं ऐसे आया। इसका मास है 3 × 10⁻⁻² kg। थ्रेड का लेंथ है 0.15 मीटर। और दोनों पे चार्ज, जो भी कुछ चार्ज है, एक मान लो कि +Q चार्ज है, और ये एंगल दोनों है 5 डिग्री। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये चार्ज बताओ कि ये चार्ज कितना होगा। फाइंड द चार्ज Q ठीक है, कि ये सेपरेशन जो इनके बीच का जो है ना, ये क्या, ये इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में रहे, ये इस पोजीशन पे क्या रहे, मतलब वो चार्ज Q का वो वैल्यू बताओ जिसमें कि ये चार्जेस जाकर के इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में रहे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, इक्विलिब्रियम में रहने पे इसके लिए इस पे नेट फोर्स निकालेंगे और उसको इक्वल टू 0 करेंगे। तो नेट फोर्स निकालने के लिए एक तो इसके वजह से भी चार्ज फोर्स लगेगा, तो इसके वजह से फोर्स लगेगा तो K Q1 Q2/r² मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी फाइंड करना होगा। तो चले पहले ये देख लें। अगर ये मान लो एक ट्रायंगल है, ये एंगल है 5 डिग्री, तो 5 डिग्री को π/36 लिख सकते हैं, और ये लेंथ है 0.15। ये 0.15 है तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? 0.15 cos थीटा। अगर सोचो ये थीटा होता, अगर ये थीटा होता तो ये होता 0.15 cos थीटा, और ये लेंथ हो जाता 0.15 sin थीटा। हम यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर r एज्यूम करते हैं तो r का वैल्यू क्या होगा? इसका डबल, क्योंकि इतना ये प्लस ये, तो r इज इक्वल टू 2 × 0.15 इंटू साइन थीटा, और थीटा की जगह पे क्या रखे? 5 डिग्री, तो 5 डिग्री को बोलते हैं π/36। अब देखिएगा, अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा को क्या लिखते हैं? थीटा लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 0.15 0.3, ठीक है, और साइन थीटा को लिखेंगे π/36। तो पॉइंट हटाएंगे, एक 0, 12, यानी कि π/120। ये π/120 यहां से यहां तक का डिस्टेंस आया। अब देखते हैं कि ये जो चार्ज था, ये चार्ज, इस पे अपने मास के वजह से एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर, वो क्या लग रहा होगा? mg। एक इस वाले चार्ज की वजह से रिपल्सन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, उसे मान लेते हैं F। एक इस थ्रेड में इधर टेंशन होगा T। अगर ये एंगल π/36 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? π/36। आप लोग जानते हैं ना, दो पैरेलल, ये एंगल अल्टरनेट एंगल सेम होता है। तो वही चीज़ है कि एक लाइन ये और एक लाइन ये पैरेलल है,
तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। तो ये फोर्स, इसमें टेंशन है T, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा T cos पाई बाई 36 और एक इधर हो जाएगा T sin पाई बाई 36। क्वेश्चन है कि सर फोर्स का कंपोनेंट कब ब्रेक करते हैं? जब फोर्स किसी, जैसे कि एक्स या वाई किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, जैसे यहाँ पे फोर्स इधर था, यहाँ पे mg नीचे था, लेकिन ये फोर्स किसी एंगल पे था, तो इसीलिए इसका दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, एक एक्स में और एक वाई में। जिसके साथ एंगल दिया हुआ होता है ना, वो वाला पार्ट कॉस के साथ होता है, जो उसके परपेंडिकुलर होता है वो साइन के साथ आता है। अब ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स इक्वल होगा। तो पहला इक्वेशन हमारे पास बनेगा T cos पाई बाई 36 इक्वल टू, ऊपर का फोर्स ये है, नीचे का फोर्स mg। ठीक है, m का वैल्यू 3 × 10 का पावर -2 और g का वैल्यू 10, 3 × 10 का पावर -2 इंटू 10 यानी कि 1/3, सॉरी 3/10, 3/10। तो ये किस चीज का वैल्यू है? T cos पाई बाई 36। एक रिलेशन ये आया। इधर देखें T sin पाई बाई 36 इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? F के बराबर। लेफ्ट का फोर्स और राइट का फोर्स इक्वल होगा तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो लेफ्ट का फोर्स और राइट का फोर्स क्या करें? इक्वल कर दें। उसके बाद इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो टी 2/1, 2/1, टी और टी कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 पाई बाई 36 एंड इट इज इक्वल टू, यहां पे है एफ, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है, अपॉन ये 3/10, तो नीचे 3 ऊपर 10। ठीक है, ये थीटा बहुत छोटा है, 5 डिग्री बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। तो इसको लिखे पाई बाई 36 इक्वल टू, अब एफ के जगह पे के 9 × 10 टू द पावर -9, Q1 × Q2। F क्या था? इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो Q1 × Q2 तो क्या हो जाएगा? KQ², अब KQ1 Q2 अपॉन R²। R का वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड किए हैं पाई बाई 120 और इसका स्क्वायर है, तो पाई स्क्वायर इंटू 120 का स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करें तो यहां से Q² का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या? Q² को एक तरफ कर लो, Q² यहीं पे रहने दे तो ये उधर चला जाएगा, तो पाई Q, ठीक है, और ये 36 अपॉन 36 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 120 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से Q का वैल्यू फाइंड कर ले, जो Q का वैल्यू आएगा वही हो जाएगा चार्ज का वैल्यू। एक और क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दे रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज -Q1। एक पार्टिकल के पास चार्ज कितना है? -Q1 स्टार्ट्स मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड चार्ज +Q2। मीन्स एक चार्ज यहां पे +Q2 चार्ज, एक +Q2 चार्ज फिक्स्ड है और इसके अराउंड एक चार्ज मूव कर रहा है, क्या? -Q1। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, और इसका मास दिया हुआ है चार्ज का m, इसका मास है m। अब देखिएगा, तो इस चार्ज पे, जैसे ये चार्ज जो है ना, ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है,
ये चार्ज सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो ये किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा होगा, और इस पे एक अट्रैक्शन का फोर्स इधर लगेगा F, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा इन दोनों के बीच में, K Q1 Q2 अपॉन, अगर ये डिस्टेंस r है तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत? अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो इस पे जो फोर्स लग रहा है यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। सर्कुलर मोशन में आप लोग पढ़े होंगे, ये किसके बराबर होना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर? mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर होना चाहिए। तो यहां r से r कैंसिल, यहां से v स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा k Q1 Q2 अपॉन r अपॉन m, ठीक है। तो v भी फाइंड कर लेंगे, v √ k Q1 Q2 अपॉन r इंटू m। हमसे पूछ रहा है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मींस इसका वेलोसिटी निकल गया तो टाइम पीरियड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम पीरियड मतलब टाइम बताना है, यहां से यहां तक घूम रहा है ना तो उसमें कितना टाइम लगा, तो टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब देखिएगा डिस्टेंस यहां से घूम करके अगर यहां पे आया तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2πr सर्कमफ्रेंस, और वेलोसिटी ये गिवन है तो √ k Q1 Q2 अपॉन rm, ठीक है। तो यही इसका टाइम पीरियड हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक चार्ज है Q1 और इसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3। एक दूसरा चार्ज है Q2, इसका कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5। हमसे पूछ रहा है फाइंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q2 पे फोर्स बताओ Q1 के वजह से। देखो पॉइंट का जैसे ही कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो ना, आपको वेक्टर फॉर्म के बारे में सोचना है कि वेक्टर फॉर्म अप्लाई करें। तो वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ का याद है क्या? F वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन RQ इंटू वेक्टर R, ठीक है। क्योंकि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था तो लिखते थे वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R, ताकि वो यूनिट वेक्टर रहे इसलिए। तो सबसे पहले हमें ये R वेक्टर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है सर ये R वेक्टर कैसे ले, तो हमें इस पे फोर्स चाहिए इसके वजह से। तो फोर्स का डायरेक्शन बताओ कि किधर होगा? इधर होगा ना। इस पॉइंट को A ले, इस पॉइंट को B ले। तो फोर्स का डायरेक्शन ये है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यही हमें चाहिए। F21 फाइंड करना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मीन्स ये फोर्स का डायरेक्शन है। अच्छा तो ये बताओ आप लोग जानते हैं क्या ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करें? ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, तो सॉरी तो कैसे फाइंड करते हैं? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर मीन्स बी वेक्टर। ये आप देख लो, अगर कहीं भी ए पॉइंट है कोई बी पॉइंट है, ए बी वेक्टर फाइंड करना है तो बी के पोजीशन वेक्टर में से कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट को घटा करके लिखते हैं, जैसे कि 3 - 1 i कैप प्लस 4 - 2 j कैप प्लस 5 - 3
के कैप, यानी कि 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, 2k कैप। तो ये क्या आ गया, ए बी वेक्टर, यानी कि यही आर वेक्टर है, आर वेक्टर यही है, इसी डायरेक्शन में तो है। तो हमारे पास आर वेक्टर आ गया, आर वेक्टर इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब बताइएगा, जब आर वेक्टर है तो ये नीचे जो आर क्यूब होता है, ये क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो वो भी तो यही बताएगा ना, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 4 12, ठीक है, 2√3। तो अगर हम ऐसा करें, फोर्स का फॉर्मूला लगाएं F21, तो K Q1 के जगह पे वैल्यू रखेंगे Q1, Q2 के जगह पे Q2 अपॉन R क्यूब, मतलब 2√3 का पावर Q, और यहां पे R वेक्टर इंटू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करके आप लोग लिख लें, ठीक है, K Q1 Q2 2√3 है ना, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। अच्छा, √3 का क्यूब मतलब क्या हुआ, √3 इंटू √3 इंटू √3, तो 3√3 इंटू 3√3, और इधर यही वेक्टर हो जाएगा। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछता तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बस इसी जो ये वेक्टर के फॉर्म में जो आएगा ना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 6 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पे 24 माइक्रोकूलम चार्ज है, इधर कहीं एक Q चार्ज है, ये x इक्वस टू 0 पे है और ये x इक्वस टू 3 पे है। तो पूछ रहा है कि ये Q का पोजीशन बताओ, फाइंड पोजीशन ऑफ चार्ज Q at which it is in equilibrium. Find position of charge Q at which it is in equilibrium, जिस पे ये इक्विलिब्रियम में हो। तो बात समझेंगे। तो मान लेते हैं हम कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। पहले देखो, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 3 है, इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना है 3 है। ये x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 माइनस x। इस Q चार्ज पे इसके वजह से फोर्स लगेगा इधर और इसके वजह से फोर्स लगेगा इधर। अगर मान लो कि इसके वजह से जो फोर्स लगा ये लगा F1, इसके वजह से फोर्स लगा F2, तो Q चार्ज इक्विलिब्रियम में तब होगा जब F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कैसे निकालेंगे, तो K Q1 के जगह पे 6 इंटू 10 का पावर -6 Q1, Q2 क्या हो गया Q अपॉन R स्क्वायर, तो x स्क्वायर। इधर निकालेंगे तो K Q1 के जगह पे ये Q, Q2 के जगह पे 24 इंटू 10 का पावर -6 अपॉन 3 माइनस x का स्क्वायर। के क्यू से के क्यू कैंसिल, 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर -6 कैंसिल,
6 से ये 4, यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2x इक्वल टू स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस के साथ लिखेंगे 3 माइनस एक्स। तो अगर प्लस लेते हैं इधर प्लस 2x तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 3 माइनस एक्स, और एक आएगा माइनस 2x इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो x इक्वल टू 3, और यहाँ से क्या आएगा, तो ये सॉरी ये इधर जाएगा ना तो 3x हो जाएगा, 3x इक्वल टू 3 यानी x इक्वल टू 1, और यहाँ से ये इधर आएगा तो माइनस एक्स इक्वल टू 3 यानी x इक्वल टू माइनस 3। तो सबसे पहले आया मतलब x इक्वल टू 1, ये था x इक्वल टू 0, तो इधर कहीं होगा x इक्वल टू 1। तो चलो ये तो एक्सेप्टेबल वैल्यू है, ये x कोऑर्डिनेट बताया। लेकिन ये x इक्वल टू माइनस 3 जो है ना ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में होगा x इक्वल टू माइनस 3। अगर हम बोले कि x डिस्टेंस है तो एक तो डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, लेकिन अगर बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में आया -3, अगर डायरेक्शन शो करता है तो सोचो इसके लेफ्ट साइड में अगर जाए तो ये चार्ज इधर ही फोर्स लगाएगा और 24 कूलम भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। जब दोनों फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा तो क्या वो चार्ज कभी इक्विलिब्रियम में होगा, नेट फोर्स उस पर 0 होगा? नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक रड है जिस पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ये क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। इसका लेंथ जो है वो है L। यहां से D डिस्टेंस पे एक दूसरा कोई प्लस Q चार्ज है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q इस प्लस Q पे ड्यू टू रड। इस रड के वजह से, रड पे क्या है? चार्ज है, तो इस चार्ज के वजह से तो इस पे फोर्स लगेगा ना, तो पूरे रड के वजह से बोल रहा है, बताओगे कितना फोर्स लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन यही है। अब है क्या कि अभी तक हम लोग पॉइंट चार्जेस के बारे में देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे कि जो है ना ये पॉइंट चार्ज है क्या? नहीं, ये कैसा चार्ज है? लाइन चार्ज है, एक लीनियर चार्ज है। तो हमें तो, लेकिन ये कूलम्स लॉ तो वैलिड था सिर्फ पॉइंट चार्ज पे। तो क्या करें, यहां से x डिस्टेंस दूर पे एक छोटा सा लेंथ कट करे dx। अब सोचो कि एक रड को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देंगे, छोटा छोटा पीस काट दे तो क्या बन जाएगा? पॉइंट बन जाएगा कि नहीं? तो पॉइंट चार्ज बनाने के लिए क्या किए ना, हम एक छोटा सा एलिमेंट बीच में कट किए ताकि ये पॉइंट चार्ज बन जाए। क्योंकि कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, इसलिए छोटा पार्ट एक dx कट किए। यहां से कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस छोटे से एलिमेंट के वजह से इस पे फोर्स निकाल लेंगे, और उसके बाद इस पे जितना ऐसा एलिमेंट होगा सबके वजह से फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबके वजह से फोर्स निकाल करके ऐड कर देंगे। तो ऐड नहीं करके एडिशन के लिए क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। तो चलिए अभी देखते हैं। तो सोचो कि टोटल L लेंथ पे चार्ज कितना है? Q। तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q/L। तो dx लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q/L इंटू dx। तो ये जो है ये क्या है? dx लेंथ पे चार्ज, dx पे जो चार्ज है तो इसी को बोलेंगे dq। छोटे से लेंथ पे चार्ज है ना, तो छोटा सा चार्ज dq है, तो Q/L इंटू dx। तो बोले क्या कि इस dx छोटे से चार्ज dq की वजह से इस पे जो फोर्स लगा वो फोर्स लगा df, छोटा सा फोर्स df। तो फोर्स क्या हो जाएगा? k
Q1 और Q2 क्या है, छोटा सा चार्ज dq, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, dq का वैल्यू रख दो, तो k q, ये q, ये dq की जगह पे q dx अपॉन l इंटू एक्स स्क्वायर, ये df था। तो df क्या था, इस छोटे से चार्ज के वजह से, एलिमेंट के वजह से इस पे फोर्स, लेकिन हमें इस पूरे रड के वजह से फोर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करें, इंटीग्रेट करें। कहाँ, देखो मतलब सोचो कि ये ऐसा एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक हो सकता था, एलिमेंट यहाँ भी हो सकता है, हर एक जगह ये कट कर सकते हैं। यहाँ से कितने डिस्टेंस से हो सकता है, तो सुनो इंटीग्रेट क्यों करते हैं, क्योंकि सबको सब ऐड करना है। हम बोले कि इसमें जो है ना ऐसा छोटा छोटा बहुत सा एलिमेंट कट होगा, तो यहां से लेके यहां तक ये एलिमेंट वैरी कर सकता है। अगर ये एलिमेंट यहां पे रहेगा तो कितने डिस्टेंस पे रहेगा, d डिस्टेंस पे रहेगा, और ये एलिमेंट यहां पे आ जाएगा तो कितने पे होगा, d प्लस l पे होगा। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ df, इंटीग्रेशन ऑफ k q q dx अपॉन l एक्स स्क्वायर, d से लेकर के d प्लस l तक, ठीक है, d प्लस l तक, वहां तक लास्ट तक। देखो मिनिमम डिस्टेंस, ये जो पॉइंट था ना, ये एलिमेंट, ये मिनिमम कितने डिस्टेंस पे था, d पे, तो मिनिमम d से लेकर के कहां तक, d प्लस l तक। अब इसमें देखो कि dx है ना, ये मिस इंटीग्रेट होगा dx के रिस्पेक्ट में, तो x को छोड़ करके बाकी जो भी टर्म रहेगा सब कांस्टेंट हो गया। तो इसमें k q q अपॉन l कांस्टेंट है, तो हमारे पास बचा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। df छोटा सा फोर्स था, छोटे छोटे फोर्सेस को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, नेट फोर्स, टोटल फोर्स आ जाएगा। अब देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन, अच्छा d से लेकर के d प्लस l तक का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर देखना है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, तो इसको लिख सकते हैं x का पावर -2 dx, x का पावर -2 का इंटीग्रेशन, x का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -1, पावर में एक ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं, मीन्स -1 अपॉन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा k q q अपॉन l -1 अपॉन एक्स, d से लेकर के d प्लस l तक। इसके बाद x के जगह पे अपर लिमिट रखेंगे और माइनस फिर लोअर लिमिट, तो k q q अपॉन l -1 अपॉन d प्लस l माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट। ये इस माइनस को अगर कॉमन ले लेना, ठीक है, तो -1 अपॉन d, और इसे सॉल्व कर ले, जो आएगा एलसीएम ले लेंगे, k माइनस बाहर ले लो, k q q अपॉन l d इंटू d प्लस l, तो यहाँ d माइनस d माइनस l, ये d से d कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, फिर l से l भी कैंसिल, तो आ जाएगा k q q अपॉन d इंटू d प्लस c। चलिए